हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे सिंक्रोनस स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में अभी तक हमने देखा था रूल्स, जो बेसिक रूल्स किसी भी मशीन के लिए। अगर आप रोटेटिंग मशीन पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीसी मशीन पढ़ रहे हैं या फिर आप सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं, तो उसमें बेसिक रूल्स, फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये सब पे हमने बात किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बेसिक रूल्स पढ़ें, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है वो पढ़े, फिर ही ऑल्टरनेटर या फिर जनरेटर आप स्टार्ट करिए। अदरवाइज बेसिक क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। अगर आपसे प्री में आता है क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल का रिलेशन। तो रिलेशन हमारा क्या निकल के आया था, एक बार रिकॉल करा देती हूँ मैं आपके लिए। थीटा ई इज इक्वल टू P/2 थीटा एम, यानी कि ये रिलेशन है हमारा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल के बीच में। अगर आप ट्री के लिए पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कई बार आप देख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, पूछ सकता है आपसे, या फिर कई बार आपको मैकेनिकल एंगल दिया रहता है, पोल्स दिया रहता है, आपको थीटा ई निकालना होता है, या फिर अगर आपको थीटा ई दिया है तो थीटा एम बोलता है। तो ये कंसेप्ट आपका बेसिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी भी अदर पीएसयू के लिए पढ़ रहे हैं या फिर स्टेट एजेई के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं सिंक्रोनस में देखूं तो ये देखिए, ये हम डीसी मशीन में भी देखे थे और यहाँ पर भी हम देखेंगे, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में कौन कौन सा फिंगर्स क्या क्या शो करता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, आप पढ़े होंगे, कई बार आपने सुना होगा सिंक्रोनस, और इसी से इसका नाम पड़ा है सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या है, वो स्पीड है जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है, ठीक है, और ये एक फिक्स्ड स्पीड होता है। फॉर्मूला हम देखेंगे, पहले हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो आप अपना फर्स्ट हेडिंग डालिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, इससे भी हमारा पहले 2 वीडियोस आ चुका है तो आप उसको देखिए, तभी मैं रिकमेंड करूंगी आप इसको स्टार्ट करिए। सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम, फिर समझते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको फॉर्मूला पूछता है और कई बार आपसे डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो हमारा डेफिनेशन क्या होता है, देखिए, सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड ऑफ rotating magnetic field when 3 फेज की जगह आप पॉलीफेज करिए, when polyphase current are given to the polyphase circuit, पॉलीफेज वाइंडिंग, ठीक है। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन, आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको समझिए। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन पॉलीफेज करंट आर गिवन टू द पॉलीफेज वाइंडिंग। पॉलीफेज मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 2 फेज भी हो सकता है, 3 फेज भी हो सकता है, जनरली हम 3 फेज लेते हैं। तो यहाँ अगर आप 3 फेज लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। ये एक कांस्टेंट स्पीड है। अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखूं, देखिए मैथमेटिकली हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है या जनरेटर है, सिंक्रोनस मशीन मैं बोलूँगी, अगर कंबाइन करके बोलूँ, जनरेटर अलग या मोटर अलग नहीं बोलूँगी, मशीन बोल देती हूँ। तो जो सिंक्रोनस मशीन है वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही वर्क करता है, जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड जिसका फॉर्मूला हमारा आता है NS
इज इक्वल टू 120 F अपॉन में P। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरा। जब जब आप पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला ये ध्यान रखना है स्पीड के लिए, NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन में P। ठीक है, यहां पर हमारा F क्या है देखिए, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। F हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। जैसा कि आप जानते हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बताइए, यूनिट ऑफ F होता है हर्ट्ज। ठीक है, जिसे हम Hz से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ये हो गया फ्रीक्वेंसी F। P हमारा यहां पर क्या है देखिए, P नंबर ऑफ पोल्स है। P इज द नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, पोल्स मतलब अगर आप एक वाइंडिंग ले रहे हैं तो जैसे कि हम देखे थे डीसी मशीन में हम लोगों ने ऐसा पोल्स कर दिया था, उसके ऊपर वाइंडिंग लगाई थी। तो ये हमारा पोल्स होते हैं, जस्ट एक मैग्नेट होता है। ठीक है, या फिर अगर आप कंडक्टर पे वाइंड करते हैं और सप्लाई देंगे करंट तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, तो उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ पोल्स। पोल्स हमेशा इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, यानी एक इवन नंबर में ही होगा, पेयर में होगा हमेशा। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 पोल हो। कभी भी आप 3 पोल मशीन या फिर 5 पोल मशीन नहीं सुने होंगे। हमेशा 2 पोल मशीन होता है, 4 पोल मशीन होता है, 6 पोल मशीन होता है, 8 पोल मशीन होता है, 10 पोल मशीन और 12 पोल मशीन, और ये हमेशा इवन नंबर होता है। देखिए, क्योंकि अगर हम लोग एक नॉर्थ पोल ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसका साउथ पोल होगा। अगर हम यहां पर मान लीजिए 4 पोल ले रहे हैं, अगर हमने एक 4 पोल मशीन कंसीडर किया है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। यानी कि हमेशा पोल पेयर में होगा, नॉर्थ साउथ। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 पोल मशीन हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ मैग्नेट। मैग्नेट का कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसा कि हम अपने मैग्नेटिक सर्किट में देखे थे। जब हम मैग्नेटिक सर्किट पढ़ रहे थे तो वहां मैंने अच्छे से डिस्कस किया था मैग्नेट की प्रॉपर्टी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैग्नेटिक सर्किट का देखिए, कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड ही सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया है, आप नोट्स बनाइए। बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है वो लेक्चर, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप का ही क्वेश्चन कराया गया है। तो मैं रिकमेंड करूंगी आप उसको भी देखिए, बहुत ही अच्छा शानदार वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा P नंबर ऑफ पोल्स। अब आप इसमें देखिए, इस चीज को मैं यहां मिटा दे रही हूं। डेफिनेशन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमारे लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देखिए, मैं यूज कर रही हूं थोड़ा सा। सिंक्रोनस स्पीड NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन में P। जब आप इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंस क्या होता है सिंक्रोनस मशीन और असिंक्रोनस मशीन का। तो 120 F अपॉन में P, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी के कैसे है देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P, नंबर ऑफ पोल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ पोल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हम पोल्स बढ़ाते जाएंगे तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। अगर मैंने पोल्स को बढ़ाया देखिए तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड कम होते जाएगा। और ये हम जब कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन रोटर का, जो हम सिलेंड्रिकल रोटर और सेलिएंट पोल रोटर पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि पोल्स और सिंक्रोनस स्पीड का रिलेशन कैसे चलता है। यानी कि जब हम देखेंगे 2 पोल मशीन या फिर और हम लोग सिलेंड्रिकल रोटर देखेंगे, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर रिलेशन कैसा है। तो ये हमारा हो गया बेसिक सा रिलेशन, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, इस चीज को मैं यहाँ एक्सटेंड कर रही हूँ।
हमारा जो NS का रहता है हमेशा RPM में रहता है, रिवोल्यूशन पर मिनट या फिर रोटेशन पर मिनट, ठीक है, मैकेनिकल स्पीड होता है ये। दिस इज अवर मैकेनिकल। जहाँ पर भी आपको RPM दिखे या RPS दिखे, रिवोल्यूशन पर मिनट या फिर रोटेशन पर मिनट और सेकेंड, तो वो होता है हमारा मैकेनिकल स्पीड। अब यहीं पर मैं स्मॉल NS एक टर्म डिफाइन कर रही हूँ, जिससे मैं कैपिटल NS अपॉन में 60 बोल रही हूँ, ठीक है। अगर मैं डिवाइड की 60 से तो ये हमारा स्पीड देगा RPS में, ठीक है, रोटेशन पर सेकेंड या फिर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मैकेनिकल स्पीड। मैकेनिकल स्पीड हो गया ये हमारा, ठीक है। तो अब देखिए 2 टर्म मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगी, क्योंकि देखिए हमारा सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मशीन टॉपिक है, उसमें हमेशा आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल पढ़ रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल एंगल का भी कंसेप्ट में ज़रूरत पड़ने वाला है। ओमेगा मैं डिफाइन कर रही हूँ, देखिए 2 पाई एफ। 2 पाई एफ होता है हमारा, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिकल एंगल, इलेक्ट्रिकल एंगल, और यूनिट क्या हो जाती है इसकी, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड में ये डिफाइंड होता है, ठीक है ना। ये होता है इलेक्ट्रिकल। एक और मैं टर्म डिफाइन कर रही हूँ ओमेगा एम, ओमेगा एम जो कि होता है 2 पाई स्मॉल NS, ठीक है। यहाँ पर मैं सफिक्स में देखिए स्मॉल m मैंने लगा दिया है, विच स्टैंड्स फॉर द मैकेनिकल एंगल। मैकेनिकल एंगल, मैकेनिकल एंगल इन रेडियन पर सेकेंड। यूनिट देखिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं सिर्फ ओमेगा आपने याद कर लिया, यूनिट नहीं पढ़ा, तो इंपॉर्टेंट है। अब ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल NS हम लोगों ने क्या लिया है, देखिए कैपिटल NS अपॉन में 60 लिया है, तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। कई बार आप पढ़ रहे होंगे DC मशीन भी, कई बार आपने पढ़ा होगा तो मैकेनिकल स्पीड 2 पाई N अपॉन में 60 कर देते थे। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ट्रिपल स्टार, ठीक है। समझ आया इतना? यहाँ तक आप नोट करिए, उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालिए इक्वेशन 1 से, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, NS P अपॉन में 120, NS P अपॉन में 120। मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ 2 पाई का, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपको क्या करना है, 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन करना है। बताइए कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई F इज इक्वल टू 2 पाई NS अपॉन में P। 120 को मैं क्या लिख रही हूँ, 60 इंटू 2 लिख रही हूँ, ठीक है, मतलब तो वही है 60 इंटू 2 120 ही होता है। अब आप बताइए 2 पाई F, अभी अभी मैंने क्या कहा, ओमेगा होता है इलेक्ट्रिकल एंगल में, तो इसे मैं बोल दे रही हूँ ओमेगा E। यहाँ पर भी आप E मार्क कर लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा E। इतना एक्सप्रेशन अभी अभी हमने क्या देखा, 2 पाई NS अपॉन में 60 इक्वल टू ओमेगा M। साथ में क्या मल्टीप्लीकेशन है, P/2 का, तो ये हो जाएगा P/2 ओमेगा M। तो ये एक और हमारा नया रिलेशन निकल के आया, देखिए ओमेगा E इज इक्वल टू P/2 ओमेगा M। ये हमारा रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आता है। आपको मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड दे देगा, P पोल मशीन दे देगा, आपको बोलेगा ओमेगा E कैलकुलेट करिए, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए थीटा E इज इक्वल टू P अपॉन में 2 थीटा M, यही फॉर्मूला है। सेम यहाँ सेम फॉर्मूला है, सिर्फ आपको ओमेगा E से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ओमेगा E इज इक्वल टू P अपॉन में 2 ओमेगा M, इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये पूरा कंसेप्ट है देखिए फ्रेंड्स सिंक्रोनस स्पीड का।
अब आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है, उसमें आपको बताना है 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के लिए कितना सिंक्रोनस स्पीड आपका आने वाला है। ओके, तो मैं इसको रब कर रही हूँ, आप एक एक करके अच्छे तरीके से चीज़ें को एक्सप्लेन करिएगा। कई बार ऐसा हो जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में एसएससी मेंस में पूछ लेता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड या फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंगल। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, जनरली इंडिया के 50 हर्ट्ज लिया जाता है फ्रीक्वेंसी, तो हमें हैबिट होता है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लेने का, और कई बार क्वेश्चन में 60 हर्ट्ज दे दिया होता है, लेकिन क्योंकि आदत होती है 50 हर्ट्ज लेने का तो हम बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं 50 हर्ट्ज के लिए। तो ऐसा गलती नहीं करिएगा, आपको चेक करना है क्वेश्चन 50 हर्ट्ज के लिए पूछ रहा है या फिर 60 हर्ट्ज के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कॉलम में बनाइए नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स हो गया यहाँ पर हमारा, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, यहाँ पर f इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज, ठीक है। दो फ्रीक्वेंसी हम कंसिडर कर रहे हैं और उसके लिए हम स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड हमें पता है ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन में p, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होगा। पहले हम 2 पोल मशीन लेते हैं, फिर 4 पोल मशीन लेंगे, फिर 6 पोल मशीन लेंगे, फिर 8 पोल मशीन लेंगे, 10 एंड 12। एटलीस्ट आपको ये चीज़ इतने पोल का निकालना आना चाहिए, और जनरली अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आपको याद हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो पहले हम 50 हर्ट्ज के लिए देखते हैं 2 पोल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 120 f अपॉन में 2, कैलकुलेट करिए 3000 आएगा आरपीएम, 3000 आरपीएम ही आएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 60 इंटू 50 3000 आरपीएम। 60 हर्ट्ज के लिए देखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 120 f अपॉन में p इक्वल टू कितना आया, देखिए 3600 आरपीएम आएगा, 3600 आरपीएम आएगा। तो अगर मैं यहाँ रिलेशन बोलती हूँ ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन में p, फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने क्या लिया, पहली बार 50 हर्ट्ज लिया, दूसरी बार 60 हर्ट्ज लिया। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाए हैं, देखिए स्पीड बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम स्पीड अगर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय अ मशीन इज कितना होगा 50 हर्ट्ज के लिए 3000 आरपीएम। इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकता है क्योंकि पोल मिनिमम 2 पोल आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। 60 हर्ट्ज के लिए अगर मैक्सिमम स्पीड बोलेगा तो 3600 आरपीएम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी भी मशीन के लिए, क्योंकि 2 पोल से मिनिमम हम नहीं लगा सकते, एटलीस्ट आपको 2 पोल मशीन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 2 पोल के लिए। सिमिलरली 4 पोल के लिए भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप कैलकुलेट करिए 120 f अपॉन में p कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1500 आरपीएम, इसका आंसर आएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं 120 बाई 4 30 इंटू 50 1500 आरपीएम। यहाँ पर आएगा 120 f अपॉन में p कितना आएगा 1800 आरपीएम आएगा, ठीक है। ओके, सिमिलरली 6 पोल के लिए आप कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा 120 f अपॉन में 6 कितना आ जाएगा बता दीजिए, ये आ जाएगा 1000 आरपीएम। यहाँ से कट गया, देखिए 120 अपॉन 20 इंटू 50 1000 आरपीएम। यहाँ पर 120 f अपॉन में p कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1200 आरपीएम आएगा, ठीक है। 1200 आरपीएम आया। सिमिलरली आप कैलकुलेट करिए। अब आपको क्या करना है, अब आपका टास्क है 8 पोल के लिए निकालना, 50 हर्ट्ज के लिए 60 हर्ट्ज के लिए, सिमिलरली 10 पोल के लिए और 10 पोल 60 हर्ट्ज के लिए। तो ये डैश 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 मैंने आपके लिए छोड़ के रखी हूँ और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितना आएगा इसका आंसर। तो अब आप इसको टेबल फॉर्म कर लीजिए और जितना भी मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, डैश किया, उसको आप अपने से फिल कर लीजिए। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, और याद भी नहीं रखना है इतना सारा वैल्यू। सिंपल फॉर्मूला है, आप उसको क्या करिए, याद कर लीजिए फॉर्मूले को।
तो ये आपका आ जाएगा सिंक्रोनस जनरेटर में हमारा सिंक्रोनस स्पीड। ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से आप बता सकते हैं कि कितने फ्रीक्वेंसी के लिए और कितने पोल के लिए आपका स्पीड कितना है। ठीक है, धीरे धीरे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको वैल्यू याद भी हो जाएगी। स्टार्टिंग में आप याद मत रखिए, स्टार्टिंग में आप फॉर्मूला यूज़ करके फाइनल आंसर निकालिए। ठीक है, तो ये टेबल आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये मैं रब कर रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है सिंक्रोनस मशीन का। अगर आपसे कोई पूछता है सिंक्रोनस मशीन क्या है, तो उस चीज का मैं डेफिनेशन यहां पर लिखवा दे रही हूँ। सिंपल है, देखिए जब हम डीसी मशीन पढ़ते थे, डीसी जनरेटर या मोटर, वहां पर मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखाया था, होगा, उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप उस लेक्चर को देखिए, एक सीरीज में लेक्चर दिया गया है, पढ़िए आप उसको। डीसी जनरेटर इज इक्वल टू, मैंने वहां पर कहा था सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर प्लस कम्यूटेटर। यही चीज मैंने लिखवाया था वहां पर, सिंक्रोनस जनरेटर प्लस कम्यूटेटर। और डीसी मोटर क्या था हमारे यहां पर, सिंक्रोनस मोटर प्लस में कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर था, सिंक्रोनस मोटर प्लस कम्यूटेटर। तो देखिए, अगर कई बार आप प्रैक्टिकल रूम में जाते होंगे सेमेस्टर्स में, तो वहां आपसे पूछा जाता होगा मशीन खुला हुआ, इसको पहचानिए कि ये डीसी मशीन है या सिंक्रोनस मशीन है या जनरेटर है। ठीक है, तो उसमें आप कैसे पहचानते हैं, खुला हुआ डीसी मशीन अगर आपके पास रखा हुआ है तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि वो कौन सा मशीन है या कौन सा जनरेटर है। सिर्फ आप एक चीज को देख के पहचानेंगे कि वो डीसी मशीन है या सिंक्रोनस मशीन है। ठीक है, अगर जनरेटर रखा है तो कम्यूटेटर अगर उसमें लगा रहेगा, कम्यूटेटर अगर लगा रहेगा जो कि हार्ड ड्रॉन कॉपर का होता है, तो हम बोलेंगे डीसी जनरेटर है। वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ अंतर यह है कि यहाँ पर कम्यूटेटर लगा रहता है डीसी जनरेटर में या फिर डीसी मोटर में, जो कि हमारा सिंक्रोनस के केस में नहीं लगा रहता है, यानी कि एब्सेंट होता है हमारा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर नहीं होता है। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं सिंक्रोनस मशीन का डेफिनेशन। सिंक्रोनस मशीन, तो हम ये बोलेंगे इट इज अ मशीन, it is a machine which rotates at a speed which bears a constant relationship with the frequency in the armature winding। ठीक है, it is a machine which rotates at a speed which bears a constant relationship with frequency in the armature winding। डेफिनेशन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मतलब ये है ns इज इक्वल टू 120f अपॉन में p। देखिए यहाँ सिंक्रोनस स्पीड और फ्रीक्वेंसी का एक डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, कांस्टेंट रिलेशन है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ns भी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो ns भी कम होगा। तो ये एक ऐसा मशीन है जो एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड विच इज नोन एज द सिंक्रोनस स्पीड। इट बियर्स अ कांस्टेंट रिलेशनशिप विथ द फ्रीक्वेंसी इन द आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंक्रोनस मशीन। अगर जनरेटर की बात करें तो हमारा जनरेटर में इनपुट हो जाएगा मैकेनिकल और आउटपुट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और हम मैकेनिकल इनपुट कहाँ से देते हैं, प्राइम मूवर से देते हैं। वो भी हम देखेंगे किस टाइप का रोटर है और कैसा इनपुट दिया जाता है कहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा सिंक्रोनस मशीन का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम ऑपरेशन देख लेते हैं। देखिए ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल है, तो एकदम मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि डीसी मशीन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है।
तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, देखिए ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। देखिए बिल्कुल सिमिलर इसका ऑपरेशन होता है। इसमें भी हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता है और कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, फ्लक्स कट की वजह से। जो मैं ऑलरेडी आपको जब ईएमएफ पढ़ा रही थी पिछले क्लास में, तो वहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ था किस टाइप का ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है एक सिंक्रोनस जनरेटर में, जो कि था डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स कटिंग इफेक्ट की वजह से आ रहा था। बस यहाँ पर मैं बेसिक आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, जिसे हम ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं, इज सेम एज दैट ऑफ द डीसी जनरेटर, एक्सेप्ट यहाँ पर कोई भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि कम्यूटेटर नहीं लगाया जाता है। तो आप यहाँ पॉइंट लिख लीजिए, द ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर slash alternator is same as that of the DC generator, except that in synchronous generator there is no need to rectify the time varying EMF, ठीक है, टाइम वेरिंग EMF in the armature winding। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो देयर इज नो नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन, आप लिख लीजिए देयर इज नो रेक्टिफिकेशन, कोई भी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैंने ये भी चीज़ डिस्कस किया था आपसे डीसी जनरेटर में, वहाँ पर हमारा जो कम्यूटेटर था वो एज अ रेक्टिफायर बिहेव करता है, रेक्टिफाई का काम करता है, रेक्टिफिकेशन का, जो कि यहाँ पर नहीं आता है। लेकिन अगर आपको मेंस में पेपर आता है लिखने के लिए ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, तो आपको पूरा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसे कैसे ईएमएफ जनरेट होता है, ऑपरेशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद आप एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, द ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर स्लैश ऑल्टरनेटर इज सेम एज दैट ऑफ द डीसी जनरेटर, एक्सेप्ट दैट in synchronous generator there is no need to rectify the time varying EMF in the armature winding, that is there is no rectification process in case of synchronous generator। ठीक है, समझ में आया ये पूरा ऑपरेशन, समझ में आया ये ऑपरेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना देखेंगे किस तरीके से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम आते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट में। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मैं पहले वो बताऊंगी और फाइनल एक एक्सप्रेशन दूंगी। देखिए इसका डेरिवेशन आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं भी आपसे ये नहीं पूछने वाला है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन निकालिए, सिर्फ यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टी पूछेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जब हम इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तब वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, वहाँ पर हम अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो हेडिंग आप डालिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखिए जब मैं सिंक्रोनस स्पीड अभी आपसे डिस्कस कर रही थी तो वहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ किया था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बताना ज़रूरी है कि ये होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमारा रोटर रोटेट करता है, वहाँ पर हमारा जनरेट होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसे बोलिए इट इज़ अ फील्ड, इट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड which changes its direction at an angular rate, constant angular rate, ठीक है।
कांस्टेंट एंगुलर रेट। तो देखिए डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझिए ये कि हमारा क्या हो रहा है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करते जाता है, उसको हम बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और हमारा सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर एक पर्टिकुलर स्पीड पे मूव करता है जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी अगर मशीन की बात करें, इन एनी मशीन, इन एनी रोटेटिंग मशीन, इन एनी रोटेटिंग मशीन, the concept of rotating magnetic field is essential. Rotating magnetic field is essential. क्योंकि हम लोग रोटेटिंग मशीन पढ़ रहे हैं, रोटेटिंग मशीन में हमारा क्या क्या होता है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर, ये सभी प्रकार है रोटेटिंग मशीन के। तो वहाँ पर हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आता है जो कि मूव करता है सिंक्रोनस स्पीड में इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसेप्ट देखेंगे। अब देखिए, अगर हम 3 फेज वाइंडिंग ले रहे हैं, सपोज 3 फेज वाइंडिंग, इन 3 फेज वाइंडिंग इफ 3 phase current is given, 3 phase current is given, then a rotating magnetic field is developed. रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है हमारा कब, जब हम एक 3 फेज वाइंडिंग में 3 फेज करंट देते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अगर हम 3 फेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, सपोज ये हमारा फेज ए है, तो 120 डिग्री के बाद हमारा बी फेज आएगा और 120 डिग्री के बाद हमारा आएगा सी। इसे आप आर वाई बी फेज भी बोल सकते हैं, आर वाई बी। इसमें आपस में कितना है, 120 डिग्री का आपका फेस एंगल है। ठीक है, ये बैलेंस सिस्टम के लिए मैं बता रही हूँ। बैलेंस सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि 120 डिग्री दोनों तीनों में ही आपस में आपका एंगल है, फेज एंगल है 120 डिग्री, यानी कि फेज ए हमारा लीड कर रहा है बी से 120 डिग्री से, सिमिलरली बी हमारा सी से लीड कर रहा है 120 डिग्री से, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए आर वाई बी फेज आप ले सकते हैं, ए बी सी आप फेज ले सकते हैं। 3 फेज वाइंडिंग का मतलब ये है 3 फेज बैलेंस सिस्टम 120 डिग्री फेज शिफ्ट आना चाहिए। तो जब हम अगर इस तरीके का करंट 3 फेज करंट देंगे 3 फेज वाइंडिंग में, तो वहाँ पर हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, जो कि स्पीड, कौन से स्पीड से मूव करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से मूव करेगा। एक पर्टिकुलर स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड। देखिए, जब आप इंडक्शन मोटर की बात करेंगे वहां पर आपका आ जाएगा एक स्लिप का कंसेप्ट, क्योंकि इंडक्शन मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम मूव करता है। वहां स्पीड बोला जाता है एनआर, रोटर का स्पीड अलग होता है और सिंक्रोनस स्पीड अलग होता है। 2 स्पीड का हमेशा वहां आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा इंडक्शन मोटर में, तो स्लिप का कंसेप्ट आता है। लेकिन यहाँ पर हमारा स्लिप का कंसेप्ट नहीं आता है, क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर या मोटर always runs at a particular speed which is known as synchronous speed। तो ये हमारा है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पूरा डेफिनेशन। एक छोटा सा आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको डिटेल में आपसे नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए। ठीक है, आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए। एमएमएफ का हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एमएमएफ हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो रिजल्टेंट हमारा फील्ड कितना आएगा, देखिए रिजल्टेंट फील्ड जिसे मैं एफ आर बोल रही हूँ T/θ, यहाँ पर आता है हमारा ये 3/2 FM cos ω/t माइनस में थीटा। ये एक्सप्रेशन आता है, इसका डेरिवेशन है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिंक्रोनस के केस में, इसीलिए सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आप इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जब हम इंडक्शन मोटर देखेंगे तब वहाँ पर हम डेरिवेशन पढ़ सकते हैं। तो इसको मैं बोल सकती हूँ 1.5 FM cos ω/t माइनस थीटा।
अब आप सोच रहे होंगे थीटा क्या है, थीटा यहाँ से हम एंगल लेते हैं, कंसिडर करते हैं एमएमएफ के लिए। तो ये हो गया हमारा एफ आर टी कॉमा थीटा। ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारा एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का है, देखिए 1.5 FM है। तो यहाँ पर मेरा जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा हो जाएगा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड has a constant amplitude of 1.5 FM। 1.5 FM का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है इन केस ऑफ 3 फेज। ये मैं 3 फेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप देखिए पॉलीफेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल के आएगा एफ आर टी कॉमा थीटा इज इक्वल टू एम अपॉन में 2 एफ एम ओमेगा टी माइनस थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। एम आता है और एम हमारा क्या हो जाता है, एम इज इक्वल टू 3, एम इज इक्वल टू 2। ये होता है 3 फेज के लिए और ये होता है 2 फेज के लिए। तो इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 3 फेज पढ़ते हैं तो 3/2 आ जाएगा 1.5, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स एट अ सिंक्रोनस स्पीड ns पे ये काम करता है हमारा कौन, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रही हूँ, क्योंकि कभी भी आप अगर देखिए फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़िए। जैसे आपको सिलेबस गिवन है, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है आप उस तरीके का पढ़ेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव आपका स्टडी होगा। अदरवाइज अगर आप कुछ भी पढ़ते चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समझना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ के जाना है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से पढ़िए, तभी आपको इफेक्टिव स्टडी माना जाएगा आपका। तो ये पूरा कंसेप्ट है हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको डिटेल डिस्कशन नहीं किया है। सिर्फ किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ, ठीक है। 3/2 FM इसका मैग्नीट्यूड होता है और रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड में। इसे हम बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और कहीं आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए 3/2 को। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका एम्पलीट्यूड पूछता है, ऑप्शन में दे देता है 1/2, 3/2, 5/2, FM, कुछ भी ऑप्शन में रख देता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है 1.5 FM इसका मैग्नीट्यूड याद रखना। डेरिवेशन काफ़ी लेंदी है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, फेज सीक्वेंस का कंसेप्ट। ये छोटा छोटा बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, जब आप आगे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। फेज सीक्वेंस के बारे में भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एंड फेज ऑर्डर के बारे में, ठीक है। फेज सीक्वेंस, फेज ऑर्डर भी इसे कहा जाता है। कई बार आप देखे होंगे RYB, YRB, कुछ भी हो सकता है फेज सीक्वेंस। तो फेज सीक्वेंस का पहले डेफिनेशन हम देखते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या होता है। तो डेफिनेशन देखिए, फेज सीक्वेंस इज द ऑर्डर in
in which phase attends their maximum value। ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्डर है जहां पर ये हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। एट विच द फेज सीक्वेंस इज द ऑर्डर एट विच मैक्सिमम एट विच, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, एट विच इज द ऑर्डर एट विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ induced EMF or current are attained। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करने में प्रॉपर, तो डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए हम एक 3 फेज सिस्टम ले रहे हैं। इन अ 3 फेज सिस्टम, तो जनरली देखिए आपको देखने को मिलेगा ABC सिस्टम या फिर IRYB सिस्टम। ये 2 सिस्टम जनरली आप किसी भी बुक में पढ़ते हैं, ABC कहीं लिखा रहता है, RYB लिखा रहता है। ये हमारा क्या है, देखिए, इंड्यूस्ड EMF, द फेज सीक्वेंस इज द ऑर्डर एट विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करंट आर ऑब्टेन्ड। जैसे कि हमें पता है इंड्यूस्ड EMF हमारा क्या होता है, देखिए साइनसॉइडल होता है, तो इसे हम बोलेंगे ये फेज ए का है, और आपस में हमारा क्या होता है, देखिए 120 का हमारा डिफरेंस होता है। अगर एक बैलेंस सिस्टम में बोलूँ तो 120 डिग्री का एक दूसरे में फेज शिफ्ट होगा, यानी कि ये अपने मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड की, सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, फिर नेगेटिव में जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। ये फेज ए के लिए है। फेज बी कहाँ पर होगा, उसके 120 डिग्री से बाद में स्टार्ट होगा, क्योंकि ए लीड कर रहा है, यहाँ पर ए लीड्स बी बाई 120 डिग्री। सिमिलरली बी लीड्स सी बाई 120 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 120, देखिए 90 डिग्री यहाँ पर आया, इसके बीचों बीच 120 डिग्री समथिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये मैंने स्टार्ट किया बी के लिए, तो कुछ हमारा ये बी के लिए हो जाएगा, ओके। और उसके इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए यहाँ पर, और क्योंकि ये बैक से कहाँ से चलते आ रहा है ये नहीं पता है, ये एक शुरुआत करने का कहीं भी एक आप स्टार्ट पॉइंट ले सकते हैं। और उसके 120 डिग्री के बाद क्या होगा, फिर से हमारा फेज सी आएगा। तो इस टाइप का कुछ हमारा फिगर आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फेज सी के लिए, या फिर RYB भी आप ले सकते हैं। तो देखिए ये किस ऑर्डर में अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रही है, उसको हम बोलते हैं फेज सीक्वेंस। तो पहला कौन सा आ रहा है, देखिए पहला A आ रहा है, फिर हमारा B आ रहा है, फिर हमारा C आ रहा है। तो इसे ही हम बोलते हैं फेज सीक्वेंस ABC, या फिर RYB। इसे आप R बोल सकते हैं, Y बोल सकते हैं, B बोल सकते हैं, रेड येलो ब्लू, ठीक है, RYB। अब इसे थोड़ा सा मैं रब कर रही हूं, देखिए यहां पर ये हो गया हमारा RYB। पहला मैं ले रही हूं, देखिए ABC फेज सीक्वेंस, ABC फेज सीक्वेंस। इसको आप और क्या क्या बोल सकते हैं, देखिए ये ABC, अगर आप A से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ABC फेज सीक्वेंस हो गया। लेकिन अगर आप B से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको मैं बोलूंगी BCA फेज सीक्वेंस। दोनों का मतलब सेम है हमारा। और अगर आप C से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, CAB फेज सीक्वेंस, ठीक है। देखिए ABC फेज सीक्वेंस, BCA फेज सीक्वेंस, CAB फेज सीक्वेंस कब ले रहे हैं, जब यहाँ पर आपने
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर किया है, क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तब इसे हम बोलेंगे ABC फेज सीक्वेंस या फिर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस भी कहा जाता है इसे, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे चीजों को तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए ABC, स्टार्ट करिए A से ही, एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए, तो देखिए पहले C आया, फिर उसके बाद B, फिर ऐसे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ACB, C से अगर स्टार्ट करेंगे तो CBA, B से स्टार्ट करेंगे तो BAC, ये तीनों का मतलब सेम ही है, ये ACB फेज सीक्वेंस ही है एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसे हम बोलते हैं नेगेटिव फेज सीक्वेंस, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ओके, नेगेटिव फेज सीक्वेंस इसे हम कहते हैं। सिमिलरली आप RYB से भी देख सकते हैं, उसका भी मीनिंग सेम हो जाएगा। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑपोजिट फेज सीक्वेंस बताने के लिए, तो सिर्फ आपको चेक करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही आपको चेक करना है। अब आपका टास्क है RYB से बताइए, क्योंकि सिर्फ ABC पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जनरली आपको RYB फेज सीक्वेंस देखने को मिलता है जब आप पॉलीफेज सर्किट पढ़ते हैं तो, ठीक है। देखिए RYB फेज सीक्वेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो ये हो गया R, ये हो गया Y और ये हो गया B। RYB फेज सीक्वेंस, तो अगर आप क्लॉकवाइज लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा RYB फेज सीक्वेंस। देखिए Y से अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो Y B R, B से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो B R Y, ये तीनों एक ही मतलब है, ये एक ही फेज सीक्वेंस है, ऑपोजिट नहीं है। कई बार स्टूडेंट लोग ये अगर देता है इसको ऑपोजिट मान लेते हैं, इसको ऑपोजिट मान लेते हैं, ये तीनों एक ही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, ठीक है। RYB, अगर एंटी क्लॉकवाइज आप चलना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर यहाँ से R से स्टार्ट करूँ मैं, देखिए तो ये हो जाएगा R, उसके बाद आएगा B, उसके बाद आएगा Y। B से स्टार्ट करना चाहूँगी तो B Y R, Y से स्टार्ट करना चाहूँगी तो Y R B, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव फेज सीक्वेंस, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तो ये पूरा फेज सीक्वेंस का कंसेप्ट है। अब हम लोगों को एक और चीज़, एक पॉइंट और याद रखना है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर अगर गेट क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस टॉपिक से एक गेट क्वेश्चन आया है, और हो सकता है आपके SSC JEE के लिए भी इम्पॉर्टेंट ये कंसेप्ट है और आ जाए आपकी एग्जामिनेशन में। अब आपको बोलता है फेज सीक्वेंस चेंज करने के लिए, यानी कि मान लीजिए फेज सीक्वेंस आपका RYB है, तो उसको आपको बोलेगा चेंज करने का तरीका क्या है। तो एक नोट पॉइंट आप लिखिए और उसको डबल स्टार मार्क करिए आप, नोट पॉइंट। फर्स्ट नोट पॉइंट ये है कि फेज सीक्वेंस को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फेज सीक्वेंस को आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करके आप फेज सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है आपका, फेज सीक्वेंस कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग the direction of rotation ठीक है। रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करके आप चेंज कर सकते हैं रोटर को, रोटर के रोटेशन को। अगर मान लीजिए आपका रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवा करके उसका फेज सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। बट फेज सीक्वेंस, सेकेंड नोट पॉइंट है ये, फेज सीक्वेंस कैन नॉट बी चेंज बाय चेंजिंग
द फील्ड करंट, फील्ड करंट मतलब इसको ट्रिपल स्टार मार्क करिए दोनों पॉइंटों को। कई बार आपको क्वेश्चन ये देखने को मिला है, पीएसयू में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। फेज सीक्वेंस हमेशा चेंज होता है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटर रोटेशन, बट कैन नॉट बी चेंज बाय चेंजिंग द फील्ड करंट। फील्ड करंट को आप चेंज करिए, कुछ भी करिए, लेकिन हमारा फेज सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट मार्क करिए। ये होता है हमारा पूरा कंसेप्ट फेज सीक्वेंस का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेज सीक्वेंस का। पूरा हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने देखा, तो आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन, जहां पर हम देखेंगे रोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। सिलेंड्रिकल और सेलिएंट पोल हम रोटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ओके, thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।